हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आइज पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा करंट अफेयर सीरीज चल रहा है और हम इस करंट अफेयर सीरीज में उस करंट अफेयर के साथ साथ जो संबंधित विषय होता है उसकी परिचर्चा करते हैं, जिस पर चर्चा करते हैं। और ये 17वीं बीपीएससी के लिए स्पेशली चल रहा है और हम प्रत्येक दिन 30 प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने आते हैं। और 30 प्रश्न के साथ साथ जो भी उससे जुड़ा हुआ जो हमारा स्टैटिक्स होता है, मैं उसकी परिचर्चा चर्चा करता हूँ। और इस सीरीज में अगला जो हमारा महत्वपूर्ण सीरीज है बिहार करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ है। अभी चूंकि बिहार करंट अफेयर ज़्यादा नहीं, 2-3 और होगा, 2-3 क्लास में बिहार जो करंट अफेयर है उस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों के सामने बजट के साथ आएंगे। बिहार का जो बजट है और आर्थिक सर्वे है, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 67 जो बीपीएससी हुआ है, 68 बीपीएससी हुआ है, आप देखेंगे क्वेश्चन पैटर्न को तो 10 क्वेश्चन प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से होता ही है। तो मैं बजट पर ही भी एक दो जो है इसका एपिसोड बनाऊंगा, क्लास लूँगा, एक दो क्लास होगा बजट पर। तो चलिए देखते हैं आगे। जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आज का हो जाता है कि बिहार में कितने जगह पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। तो बिहार में 5 जगह पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। याद रखिएगा, बिहार में 5 जगह पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में किसने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता है। तो इनका नाम अम्रपाली सोनू झा है। अम्रपाली सोनू झा इनका नाम है, दरभंगा की है। और ये जो मिस इंडिया प्रतियोगिता होता है, ये जो एक तरीक़ा से जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता है। और इसका खिताब किसने जीता है, तो अम्रपाली सोनू झा जी जो दरभंगा की हैं जीती है। 9वीं क्लास की छात्रा है और पुणे में फ़िलहाल रहती है। तो याद रखिएगा कौन जीता है। तो इस तरीके के जो हम बातचीत करते हैं उनसे संबंधित इसलिए करते हैं ताकि इसको याद किया जा सके, इस फैक्ट को मेमोराइज किया जा सके। फैक्ट को याद करने के लिए कुछ दाएं बाएं की बातें भी करनी पड़ती है ताकि उस चीज़ को याद किया जा सके। तो जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता किसने जीता है, तो अम्रपाली सोनू झा जी है, उन्होंने जीता है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस राज्य की कला संस्कृति विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। 2023 का जो है स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया बिहार राज्य को। तो अभी हाल ही में बिहार राज्य के पटना में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया था और उसी आयोजन के लिए राष्ट्रीय भारत सरकार के जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा मतलब भारत सरकार के द्वारा स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग को। तो याद रखिएगा किन्नर महोत्सव कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था और किन्नर महोत्सव के लिए ही स्कॉच सिल्वर अवार्ड बिहार सरकार को मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा राज्य बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा, तो जीएसटी मॉडल को राजस्थान अपनाएगा। जीएसटी मॉडल को कौन अपनाएगा, राजस्थान अपनाएगा। और जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू है पूरे भारत के अंदर। और जैसा कि जानते हैं कि जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। तो मुख्यतः दो प्रकार के कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि हाल ही में बिहार के किस जिला के तिलकुट एवं पत्थरकटी को जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है। तो गया जिला के हैं। तो गया जिला के तिलकुट और पत्थरकटी को जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है। अभी आवेदन किया गया है, इसको जीआई टैग का अभी जो है दर्जा मिला नहीं है। तो देख लेते हैं जीआई टैग के बारे में, थोड़ा जान जाते हैं। तो जीआई टैग जो है डब्ल्यूटीओ के अधीन दिया जाता है। जो डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1995 हुई थी। तो डब्ल्यूटीआई के जो एक ट्रिप्स समझौता उसी के तहत जो है जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग जो होता है यह एक सामुदायिक जो होता है अधिकार होता है। ये पर्सनल मतलब व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता, इंडिविजुअल राइट जिसको बोलते हैं वो नहीं होता, यह कम्युनिटी राइट होता है। और जीआई टैग किसी भी उत्पाद को दिया जाता है। कभी हो सकता है कि स्टेटमेंट में आपको दे दे कि जीआई टैग केवल कृषिगत उत्पाद के लिए जाता है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। कृषिगत उत्पाद प्लस गैर कृषिगत उत्पाद, जैसे मिठाई उठाई के बारे में आप सुनते होंगे, तिलकुट के बारे में सुन रहे हैं, तो कृषिगत के साथ साथ गैर कृषिगत उत्पाद के लिए भी जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग जो होता है 10 साल के लिए होता है। जीआई टैग कितना के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है। फिर बाद में जो है जीआई टैग का पुनर्निर्माण या उसकी फिर से जीआई टैग के लिए आवेदन करना होता है, प्रत्येक 10 साल पर रिन्यू करवाना होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जीआई टैग के लिए भारत में जो है अलग से एक एक्ट आया है, जो जीआई गुड्स रजिस्ट्रेशन एक एक्ट है 1999 का, जिसमें रजिस्ट्रेशन कर किया जाता है। उसी आपको उसकी जो जीआई, इसी के माध्यम से बिहार में जो है जीआई टैग को भारत में जीआई टैग को रेगुलेट किया जाता है। और भारत में जो है जीआई टैग का एक ऑफिस है, जीआई टैग रेगुलेशन करने के लिए। वो ऑफिस कहाँ है, तो चेन्नई में है। तो याद रखिएगा। तो बिहार में कई वस्तुओं को जीआई टैग मिला है, जिसमें जिससे देख लेते हैं कि भागलपुर का जर्दालू आम है, जीआई टैग उसको मिला हुआ। मिथिला का जो मखाना है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। फिर देखेंगे कि पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, उसको जीआई टैग बिहार से मिला हुआ है। सिलाव खाजा है, उसको जीआई टैग में बिहार से मिला हुआ है। तो बिहार से जो भी जीआई टैग, अभी अभी हाल में मरचा चावल है, उसको जीआई टैग मिला था।
फिर शाही लीची है उसको जीआई टैग मिला है, और बहुत सारा अभी बाकी है जिसको जीआई टैग मिलना है। तो यह अच्छा पहल है, सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि ताकि जीआई टैग अधिक से अधिक वस्तुओं को प्राप्त हो सके, ताकि उस जीआई टैग जब मिल जाता है तो उसके जो डुप्लीकेशन होता है उसको रोका जाता है, और वहाँ के लोग जो है केवल वहीं के जो लोग हैं या फिर जो जीआई टैग को आवेदन करता है वही कंपनी उस वस्तु को बेच सकती है, उसको लाइसेंस एक तरीक़ा से दिया जाता है। किसी जोग्राफिकल एरिया के जो लोग होते हैं उसी को यह एक तरीक़ा से लाइसेंस होता है कि ताकि उस वस्तु की शुद्धता, उस वस्तु का जिस गुण के लिए उसको जीआई टैग मिला है वो बना रहे, उसकी जो विशेषता है, शुद्धता है। जैसे देखें कि भारत में दार्जिलिंग का जो चाय उसको पहला बार जीआई टैग मिला था, तो ऐसा दार्जिलिंग के चाय का जीआई टैग मिला तो हुआ क्योंकि मान लेते हैं कि पूरे भारत में चाय का उत्पादन होता है, तो हो सकता है कि कोई आदमी असम का चाय को ही दार्जिलिंग का चाय का टैग लगा के बेचना शुरू कर दे, तो इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर संदेश जाएगा कि उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी, लोग को एक तरीक़ा से मिसगाइड हुआ ना लोग, तो उसी के बचाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि बर्लिन में आयोजित ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस जिला के गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो जहानाबाद के हैं। तो आपसे सीधा एक ही प्रश्न आ सकता है कि बर्लिन में आयोजित ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस खिलाड़ी ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो याद रखिए गजेंद्र कुमार, और वैसे इनका घर कहाँ है? जहानाबाद में। तो कहाँ हुए? जहानाबाद के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि 16 जून 2023 को बिहार में नीतीश सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद किसे एससी एसटी कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो इनका नाम रत्नेश सदा है, रत्नेश सदा नाम है इनका, इनको एससी एसटी कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो एससी एसटी कल्याण विभाग है, बिहार सरकार को उसका मंत्री बनाया गया, रत्नेश सदा इनका नाम था। चलिए देख लेते हैं बिहार के किस राज्य भारत के किस राज्य में बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया जाएगा? तो गुजरात में। बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन गुजरात में किया जाएगा, तो गुजरात के निवेशक को आकर्षित करने के लिए इस तरीके का मेला लगाया जाता है। साथ साथ बिहार के भी जो भी क्राफ्ट उत्पाद होता है उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि जो अन्य राज्य है बिहार के जो लोकल क्राफ्ट जो यहाँ का है, यहाँ से उत्पाद होता है उसका भी बारे में परिचित हो सके, ताकि बिहार की वस्तुओं का मांग जो है बढ़े अन्य राज्यों में भी। चलिए देख लेते हैं। 19वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स मीट में चयनित खिलाड़ियों के लिए बिहार में कहाँ प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया? तो पटना में। तो एक 18वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स मीट में जो भी खिलाड़ी का चयन हुआ था उसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, वो था कहाँ? पटना में। तो याद रखिएगा इस फैक्ट को। चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को किस स्थान के लिए सम्मानित किया गया है? तो बिहार को तीसरे स्थान के लिए सम्मानित किया गया है, बिहार को तीसरे स्थान के लिए सम्मानित किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि बिहार जो है उसको तीसरे स्थान के लिए सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार को हम देख लेते हैं। 2018 से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है 2018 से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, और 2018 से उस राज्य को जल पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जो राज्य जल प्रबंधन में उसके सही तरीका के लिए बेहतर काम करते हैं। तो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है, और तीसरे स्थान पर बिहार एवं आंध्र प्रदेश है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि तीसरे स्थान पर बिहार के साथ साथ किस राज्य को मिला है? तो आंध्र प्रदेश और बिहार और आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने में। पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ये भी एमपी रहा है, दूसरे स्थान पर ओडिशा रहा है। साथ में एक चीज़ जान जाइए कि जो एनटीपीसी बरौनी है उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उद्योग श्रेणी में दिया गया है जल प्रबंधन की। इसी जो राष्ट्रीय चौथा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिल रहा था तो उसी समय उद्योग श्रेणी में, कि अन्य उद्योगों के बीच में भी देखा जाता है कि वह जो उद्योग है जल संरक्षण के लिए क्या कर रहा है, जल प्रबंधन के लिए कितना एफिशिएंसी और बेहतर काम कर रहा है, तो उसके लिए भी दिया था। तो जो बरौनी है उद्योग है, बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है उसको भी उद्योग की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। कौन देता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार? तो जल शक्ति मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है वही देता है, 2018 से देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि इकोनॉमिक टाइम्स का इंस्पायरिंग पल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुधीर कुमार जी है, इनको इकोनॉमिक्स टाइम्स का इंस्पायरिंग पल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सुधीर कुमार जी को। तो याद रखिएगा डॉक्टर सुधीर कुमार जी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 66वें नेशनल स्कूल गेम में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार का 14वां स्थान प्राप्त हुआ। तो 66वां जो था 66 नेशनल स्कूल गेम्स में बिहार को 14th स्थान प्राप्त हुआ है, 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि एशियाई सैब्रे चैंपियनशिप में बिहार के किन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो बिहार जो एशियन सैब्रे चैंपियनशिप हुआ था, एशियन सैब्रे चैंपियनशिप हुआ था, उसमें बिहार के पूनम यादव और अभिलाषा कुमारी को कांस्य पदक मिला था, या फिर कांस्य पदक जीती थी। पूनम यादव अभिलाषा कुमारी कांस्य पदक जीती थी कहाँ? एशियाई सैब्रे चैंपियनशिप में।
अंडर 17 एशिया कप के लिए बिहार के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन हुआ था? तो अंडर 17 एशिया कप के लिए बिहार के खिलाड़ी जिसको भारतीय टीम में चयन हुआ था उनका नाम था सैयद इम्तियाज हुसैन। तो सैयद इम्तियाज हुसैन है फुटबॉल खिलाड़ी है, उनका चयन किस लिए हुआ था? अंडर 17 एशिया कप के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का फुटबॉल खेल में स्थिति ठीक नहीं है, भारत का रैंकिंग 200 से ज़्यादा आता है। फुटबॉल का जो रैंकिंग जारी होता है वर्ल्ड वाइड कि फुटबॉल खेलने वाले देशों में भारत के स्थान देखेंगे तो 200 से ज़्यादा ही होता है। तो हम इस क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े हुए हैं फुटबॉल खेल में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के कितने जिलों में नए स्पर्श केंद्र की स्थापना की गई है? तो स्पर्श केंद्र खोला गया है, 7 केंद्र खोला जाएगा, 7 जिलों में स्पर्श केंद्र खोला जाएगा। स्पर्श के बारे में आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो स्पर्श लिखा हुआ है तो उसका कुछ मायने होगा, यहाँ मतलब होगा। तो स्पर्श का मतलब है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, इसका जो पूरा फुल फॉर्म है याद रखिएगा। स्पर्श का मतलब है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो इसके माध्यम से क्या है कि रक्षा मंत्रालय का जो रक्षा लेखा विभाग है उसके द्वारा स्पर्श योजना को लाया गया है। इसके माध्यम से जो पेंशन मिलता है उसका मंजूरी होता है, संवितरण होता है पेंशन का। जो भी हमारे सेना के जो भी अधिकारी है या फिर जो कांस्टेबल है या फिर जो सैन्य के सदस्य हैं, सेना के सदस्य जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन से जुड़ा हुआ खाता होता है, उनका बहुत सारे अकाउंट होता है, बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। तो सारा सुविधा इसी केंद्र के माध्यम से उनको प्राप्त होगा। तो बिहार में इस तरीका के पहले से 2 केंद्र था। मुझे यहाँ था पहले से पटना और गया में पहले से 2 केंद्र था, लेकिन अभी 7 नए केंद्र खोला गया है। जो 7 नए केंद्र खोला गया है वो है आरा, सासाराम, छपरा, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो ये 7 जगह जो है इनका खोला गया है स्पर्श सर्विस सेंटर। तो याद रखिएगा स्पर्श सर्विस सेंटर है एक तरीक़ा से जो वही रक्षा सदस्य के लिए है, जो भी सेना के अधिकारी होते हैं या फिर सेना के कर्मचारी होते हैं उनकी जो सुविधाएं मिलती हैं उसी के लिए यह केंद्र खोला गया। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नई पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया। मृत्युंजयी है वहाँ, तो टाइपिंग मिस्टेक है। मृत्युंजयी का विमोचन क्यों गया, इसके लेखक कौन है? तो भागवत झा आनंद है। तो याद रखिएगा मृत्युंजयी का विमोचन चूंकि यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा इसका जो है विमोचन किया गया था। तो इसके लेखक जो है भागवत झा आनंद जी है, भागवत झा आनंद जी इसके लेखक हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि चर्चित पुस्तक जमीन की बात के लेखक कौन है? तो जमीन की बात पुस्तक है, इनके लेखक है श्यामलाल किशोर पाठक। श्यामल किशोर पाठक, श्यामल किशोर पाठक। श्यामल किशोर पाठक की पुस्तक का नाम क्या है? तो जमीन की बात, जमीन की बात। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, फिर कौन सा नाम रखा गया है? तो जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग था बिहार सरकार के, उसका नाम रख दिया गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। तो पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरीके का प्रश्न पहले भी आया था 67 बीपीएससी में। यह आया था कि 67 बीपीएससी में आया था कि बिहार सरकार द्वारा अभी हाल ही में नया कौन सा मंत्रालय की स्थापना की गई है। तो इस तरीके के प्रश्न आ जाता है। तो याद रखिएगा कि बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि थाईलैंड में आयोजित होने वाली 16वीं स्पोर्ट्स ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में बिहार के कितने खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो 5 खिलाड़ी है। तो बिहार के 5 खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल होंगे, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। कहाँ करेंगे? तो जो थाईलैंड में आयोजित होने वाली है 16वीं स्पोर्ट्स ड्रैगन बोट प्रतियोगिता, उसमें बिहार के 5 खिलाड़ी शामिल होंगे भारत की तरफ से। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि हाल में कर्नाटक में आयोजित 40वीं नेशनल जूनियर ताइक्वांडो में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो सुमन कुमार है। सुमन कुमार जी रजत पदक जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं। कहाँ जीते हैं? तो 40वीं नेशनल जूनियर ताइक्वांडो जो प्रतियोगिता हुआ है वहाँ कर्नाटक में। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि फ्रांस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऊंची कूद में बिहार के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल रजत पदक जीता है? तो शैलेश कुमार जी इनका नाम है। तो शैलेश कुमार जी फ्रांस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीते हैं, यानी सिल्वर मेडल जीते हैं। तो इनका नाम शैलेश कुमार है, शैलेश कुमार जी को याद रखिएगा। चलिए अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि बिहार के लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा किस स्थान में गार्लैंड ट्रेच बनाया जा रहा है? तो गया में गार्लैंड ट्रेच जो है एक तरीका से देखेंगे तो ये जल संसाधन जो जल प्रबंधन तरीका से जल प्रबंधन करने की एक तकनीक है, जहाँ हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे एक तरीका से तालाब होता है उसी प्रकार से बनाया जाता है ताकि वर्षा के पानी को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। चूँकि गया के कई ज़िले जो हैं
गया जो है वहाँ सूखा सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ कई जो पंचायत है वहाँ पानी का दिक्कत हो जाता है। तो गर्मी के टाइम में देखें कि वहाँ सूखा की स्थिति हो जाती है गया में, तो उसी से लड़ने के लिए गार्लैंड चेन बनाया गया है। उस समस्या से निदान प्राप्त करने के लिए गार्लैंड ट्रेच जो है इसका निर्माण किया गया है गया में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि गया में जो है गया जिला के एक प्रखंड है, उसका नाम है बांके बाजार, वहीं पे बनाया गया ताकि मेघनाडी गांव में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो बांके बाजार के मेघनाडी गांव में गार्लैंड ट्रेच बनाया गया है, तरीका से तालाब तरीका से, जहां वाटर हार्वेस्ट किया जाएगा, वाटर को संचित किया जाएगा, पानी को रखा जाएगा ताकि सूखा के टाइम में उसका इस्तेमाल किया जा सके। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के किस कलाकार को जन नायक युवा रंग सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सागर सिंह जी है, सागर सिंह को जन नायक युवा रंग सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के कलाकार है सागर सिंह जी, उनको जन नायक युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला पढ़ लेते हैं कि चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार के बेगूसराय बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को किस स्थान के लिए सम्मानित किया गया है? तो जैसा कि अभी हम हाल ही में अभी पीछे जो है उसमें चर्चा की है कि जो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण हुआ था उसमें बिहार का तीसरा स्थान था, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर उड़ीसा था। लेकिन जो बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसको जो है उद्योग की श्रेणी में, जैसे कि उद्योग की श्रेणी है वह जल को प्रबंधन करने के लिए नए नए तकनीक लाता है, कितना बेहतर प्रबंधन करता है, तो उद्योगों को भी इस तरीके का पुरस्कार दिया जाता है। तो उद्योग की श्रेणी में बरौनी जो एनटीपीसी का जो है तेल शोधक कारखाना है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। या थोड़ी बरौनी एनटीपीसी का जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो इसको याद रखिएगा, बरौनी का जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसको प्राप्त हुआ है एनटीपीसी का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधानसभा विधायक सम्मेलन में मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, बाद में जो है सरकार बदल गई तो इस चेंज हुआ। तो देख लेते हैं, वर्तमान में विधानसभा जो अध्यक्ष है अभी नंद किशोर यादव जी है, बीजेपी पार्टी से हैं। तो याद रखिएगा जो अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है कौन है? नंद किशोर यादव जी है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो महेश्वर हजारी जी है, इनका नाम है महेश्वर हजारी नाम है, उपाध्यक्ष है। और जैसा कि जानते हैं कि विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में? तो 243 है, इसको भी याद रखिएगा। 243 है विधानसभा में सदस्यों की संख्या। साथ में देखेंगे कि बिहार विधान परिषद के जो अभी अध्यक्ष है अवधेश नारायण सिंह इनका नाम है। बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष है विधान परिषद के बिहार विधान परिषद, चूँकि बिहार में विधानमंडल 2 सदनीय है, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। तो विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243 हैं, जबकि विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 75 है। उसके अभी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि मलेशिया में आयोजित होने वाली एशियाई पैरा जो है ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो जलालुद्दीन जी है, इनका एशियाई पैरा ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार से इनका चयन हुआ है, इनका नाम है जलालुद्दीन। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बना है राष्ट्रीय स्तर पर? तो बिहार जो है बना है। राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता हुआ था और इसमें बिहार चैंपियन बना है। चलिए आगे देख लेते हैं। कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई सैब्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो भोरिक सिंह यादव है, भोरिक सिंह यादव है। इन्होंने सैब्रो प्रतियोगिता जो हुआ था, एशियाई सैब्रो प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, रजत मेडल जीता है भोरिक सिंह यादव। चलिए आगे देख लेते हैं। पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर राष्ट्रीय विशु प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं। पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर विशु प्रतियोगिता हुआ, राष्ट्रीय विशु प्रतियोगिता, उस बिहार की टीम ने 4 पदक जीता था। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौजूदा समय बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूज़र है? तो बिहार के 32% आबादी जो है सक्रिय इंटरनेट यूज़र है। तो यह रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, चूँकि इससे केवल बिहार के साथ साथ अन्य भी फैक्ट पूछा जा सकता है। तो यह जो रिपोर्ट आया था अभी हाल फिलहाल में आया था, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट आया था। इसको जो जारी करता है द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नामक एक संस्था है, उसी के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें बताया गया कि भारत में कुल जो सक्रिय इंटरनेट यूजर है वह 759 मिलियन है, या फिर इसको कहें कि 75.9 करोड़। तो उसे याद रखिएगा कि 759 मिलियन है या फिर 75.9 करोड़ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 56%, जबकि शहरी क्षेत्र में 44% इंटरनेट यूजर रहते हैं। और बिहार में सबसे कम लगभग 32% सक्रिय इंटरनेट यूजर है, जबकि गोवा में 70% सक्रिय इंटरनेट यूजर सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा गोवा में सबसे ज़्यादा 70% जो है इंटरनेट यूज़र है। और यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक 900 मिलियन हो जाएगा इंटरनेट यूज़र भारत में, यानी कि 90 करोड़ इंटरनेट यूज़र भारत में हो जाएगा। और जो भी इंटरनेट यूज़र अभी भारत के अंदर है
उसमें जो भारत में 759 मिलियन या फिर 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर है, उसमें 54% पुरुष है जबकि 46% महिला है। तो यह हमारा आज का करेंट अफेयर का जो क्लास चल रहा था, एपिसोड था। फिर आगे मिलेंगे आपसे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और तैयारी मन से करते रहिए, परीक्षा नज़दीक है। थैंक यू, बाय।